अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं परचम। दिन के बज चुके हैं 12 एंड इट इज़ टाइम फॉर आवर डेली करंट अफेयर्स सेशन। जितने भी नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं, वेलकम टू द फैमिली एंड आई रियली होप दैट यू विल हैव अ गुड टाइम हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज हम तिथि देखेंगे। तो जब सूरज उगता है उस समय जो तिथि होती है वो देखी जाती है। आज 2 तिथियां पड़ रही हैं। सूरज उगते समय दशमी रहेगी, उसके बाद ग्यारस लग जाएगी जिसे हम एकादशी भी बोलते हैं। महीना चल रहा है वैशाख, पक्ष यानी फोर्टनाइट चल रहा है शुक्ल पक्ष, यानी चांद बढ़ता हुआ होगा। गॉट इट? ओके। कल जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे किया गया था। सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, उनका आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली इन न्यूज वेयर इज यिन यांग क्रेटर लोकेटेड। कल हमने देखा था यिन यांग क्रेटर देखा गया है। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यिन यांग क्रेटर देखा है कहीं पे। क्रेटर क्या होता है? जब वोल्केनो होता है और वो फट जाता है ज्वालामुखी, तो एक इस तरह का डिप्रेशन बन जाता है, उसे क्रेटर कहा जाता है। कहाँ देखा गया यिन यांग क्रेटर? माउंट निमरुत। कहाँ पर है ये? टर्की के अंदर है और वहाँ पे ये देखा गया। यिन यांग कैसा है? यिन यांग चाइनीज़ फिलॉसफी में माना जाता है इस तरह का, है ना। तो एक तरफ फेमिनिन एनर्जी मानी जाती है, एक तरफ मैस्कुलिन। इसी तरह का एक क्रेटर देखा गया था, कल हमने डिस्कस कर लिया। चलो, सेशन के दौरान जो क्वेश्चन किए गए उनका आंसर आज रैंडमली मैंने विभूति मेहरोत्रा जी का पिक किया है। विभूति जी, आपने सही आंसर दिया है। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के हेड कौन है? डोरीन बोगदान मार्टिन, और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड आई हैड आस्क्ड यू इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक, जिसे हम किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करते हैं, ना ही वो डिस्प्यूटेड लैंड में आती है, वो कौन सी है? नंदा देवी। और ये कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। और ये मैंने देखी है, वहाँ नहीं गई हूँ मैं, लेकिन मैं जहाँ गई थी वहाँ से नंदा देवी दिख रही थी। और बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे होते हैं ऐसे पहाड़ों में जाना। पहाड़ों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन पहाड़ों में जाना थोड़े दिनों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए, आज आप जो भी कुछ पढ़ने वाले हो, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए। इसके आप PDF अवेल कर सकते हो परचम के टेलीग्राम चैनल पे। और परचम ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखी है, उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में रोज़ PDF आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। ओके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी PDF चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस डेली CA, तो आप parchamclasses.in पे जा सकते हैं। जैसे वहाँ पे मंथली मैगजीन मिल जाएंगी आपको, MCQ मैगजीन्स मिल जाएंगी, काफ़ी कुछ मिलता है। अगर आपको CA का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो फिर आप परचम ऐप पे जाइए। कोई भी कोर्स या सब्सक्रिप्शन, परचम ऐप, राइट। कोई भी इंडिविजुअल PDF, parchamclasses.in, डेली CA, टेलीग्राम एंड ऐप। गॉट इट? ऑल राइट, शुरू कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेज के साथ में। सो 18 मई को एक इम्पॉर्टेंट डे आता है एंड दैट इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे। संग्रहालय जिन्हें हम कहते हैं, हमारे कल्चर को, हमारी आर्ट को प्रिजर्व करके रखने का बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं म्यूजियम्स, राइट। आप जब म्यूजियम में जाते हो तो आप देखते हो अच्छा उस समय में क्या क्या हुआ करता था। जैसे यहाँ अजमेर, आई बिलोंग फ्रॉम अजमेर राजस्थान, तो यहाँ पे अकबर का म्यूजियम है। अकबर का किला था, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। तो उस समय के जो भी हथियार थे, जो पोशाकें थी, वो सब कुछ रखी गई हैं। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को आता है। कैसे याद रखेंगे भाई? देखिए, मैं जब 16 साल की थी मुझे डेंगू हुआ था, याद है? याद करवाया था ना, 16 मई डेंगू डे होता है। सो जब मैं 18 साल की हुई, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा चेंज हो गया। मैं म्यूजियम्स जा करके विजिट करने लग गई। अब भाई थोड़े हम अडल्ट हो गए हैं, 18 ईयर के हो गए हैं, तो चलिए म्यूजियम वगैरह देखते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, मई से मैं ले सकते हैं। मैं जब 18 ईयर्स की हुई, मेरा इंटरेस्ट किस में आ गया? म्यूजियम में आ गया। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इस दिन को इस्टेब्लिश किया गया 1977 में। किसने इस्टेब्लिश किया? ICOM यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने, ताकि जो म्यूजियम का रोल है सोसाइटी में उसको प्रमोट किया जा सके। थीम क्या है जी? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ऐसे नहीं कि म्यूजियम चले जाओ बस घूमने चलो, आज संडे क्या करें, नहीं, वहाँ जाइए, वहाँ से सीखिए, कुछ R&D करनी है तो वो कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और फिर घर लौट के आइए। सो ये इस बार की थीम है। क्लियर? ओके ना, ये एक न्यूज़ है, ये हमने पहले भी कवर की थी, पर तब थोड़े अलग लैंग्वेज में कवर की थी। दैट सीनियर ऑफिसर हैं मौसमी चक्रवर्ती, वो बनेंगी डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी। ये हमने तब कवर किया था, राइट। अब वो बन चुकी हैं, इसलिए हमने वापस लिया, बिकॉज कई बार बच्चे उस समय नहीं जुड़े हुए होते हैं। डेली thousands of new students are joining in, so again this is a repeat for the old ones and a fresh news for the new ones. So मौसमी चक्रवर्ती, क्या नाम है? मौसमी चक्रवर्ती क्या बनी है? डायरेक्टर जनरल बनी है आकाशवाणी की। ये है आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, राइट। सो आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल बनी। कैसे याद रखेंगे? देखिए, आकाश देख करके आप मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं ना, तो मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल बनी। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्दर भी एक अपॉइंटमेंट है जो हमें देखना है।
2 आईपीएस ऑफिसर्स हैं और इनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई का। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे 2 लोगों को अपॉइंट किया गया। यहीं पे आपके लिए पहला सवाल, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? ठीक है, सीबीआई को कौन हेड कर रहे हैं? हु इज हेडिंग? व्हेन आई डू लाइक दिस, दिस मीन्स कि आपके हाथ में लाठी है, लाठी लेके आया लीडिंग द टीम, राइट? तो ऐसे वेन एवर आई डू लाइक दिस ना, टेक इट कि ये एकदम लीडरशिप पोजिशन है। बिकॉज जब आप डांस करते हैं ना, वेन एवर इफ यू आर इन टू सेमी क्लासिकल्स एंड क्लासिकल्स, सो वेन यू आर लीडिंग, वेन यू आर इन पावरफुल पोजिशन, यू डू समथिंग लाइक दिस। दैट इज वाई दिस नेचुरली कम्स विथ मी। ओके, सो सीबीआई एडिशनल डायरेक्टर्स 2 कौन बने हैं? AYV कृष्णा एंड N वेणुगोपाल, N वेणुगोपाल एंड कृष्णा। सो कृष्णा गोपाल दोनों के नाम में ये है, और कृष्णा और गोपाल कृष्ण जी के ही नाम है ना दोनों, और वो बड़े ही सीबीआई वाली आंखें रखते थे, कहाँ मटका है, कहाँ से मक्खन चुरा लें। इस तरह से आप कुछ याद रख सकते हैं कि सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया कृष्णा जी और गोपाल जी को, और डायरेक्टर लीडर ऑफ सीबीआई अभी कौन है? यू विल बी राइटिंग इट डाउन। सीबीआई क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। ये सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब सीबीआई के बारे में देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, वनडे एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो मैं हर बार ना थोड़ा कैटेगराइज कर देती हूँ, छोटे लेवल के वनडे एग्जामिनेशन, बड़े लेवल के वनडे एग्जामिनेशन। जैसे कि अगर आप बोलोगे एमटीएस, स्टेनो, तो ये छोटे लेवल के एग्जामिनेशन आ गए। आप बोलोगे सीपीओ, सीजीएल एसएससी में, या स्टेट पीएससी, या फिर आप बोलोगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स, तो वो थोड़े बड़े लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं। कैटेगराइजेशन समझ में आया? तो जहाँ भी आप थोड़े भी बड़े लेवल के एग्जामिनेशन दोगे, आपको स्टैटिक में थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहिए, राइट? सीधी सीधी न्यूज़ पढ़ के जाने से काम नहीं चलेगा। सो चलिए सीबीआई के बारे में देखते हैं। इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, यानी कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है, होता है ना, जब नॉर्मल केस सॉल्व नहीं होता सीबीआई के हाथ में दीजिए, तो सीबीआई प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। सीरियस क्राइम्स को, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर हों, सीरियस क्राइम्स हों, उनमें सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाता है। ना किसके अंडर में ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। कौन हेड कर रहा है ये मिनिस्ट्री अभी, बताइएगा? हु इज हेडिंग दिस मिनिस्ट्री? अच्छा, सीबीआई की शुरुआत कब हुई? फॉर्मली अगर हम देखें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में एग्जिस्टेंस में आता है, लेकिन 1941 से इसके ओरिजिन आप ट्रेस कर सकते हो, बिकॉज 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो भी वॉर सप्लाईज वगैरह होते थे, उनमें कोई घपला तो नहीं चल रहा, इसको देखने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की नींव रखी गई थी। SPE कब रखी गई थी? 1941 में। उसी को बाद में फिर 1963 में सीबीआई के तौर पे एस्टैब्लिश कर दिया गया, राइट? नाउ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके खुद की ये अपनी पावर, इसके पास अपनी खुद की पावर नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये किसके अंडर में काम करती है? ये अपनी पावर किससे डिराइव करती है? मतलब सो इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। यानी कि किसी एक्ट के तहत, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जिसको किसी एक्ट के तहत, किसी लॉ के तहत आप एग्जिस्टेंस में लाते हो, तो कोई स्पेशल अलग से लॉ सीबीआई को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए नहीं बनाई गई थी। जो लॉ थी स्पेशल, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसी के अंतर्गत मान लीजिए, या उसी के थ्रू हमने सीबीआई को भी बनाया है। तो ये अलग से कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ओके, देन इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था कि भाई सीबीआई होना चाहिए, ये किसने रेकमेंड किया? सो इट वाज रेकमेंडेड बाय संथानम कमिटी। ओके, संथानम कमिटी और ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो एक कमेटी बनाई गई थी, उसी के इस्टेब्लिशमेंट, उसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे सीबीआई का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक की? ठीक है। और 2 लोग जिनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है, कृष्णा, गोपाल। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, और क्या अपॉइंटमेंट है? ये बहुत पॉपुलर फेस है, कपिल सिब्बल जी, बिल्कुल। सो कपिल सिब्बल इलेक्टेड सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कपिल सिब्बल बने हैं। ओके, सीनियर एडवोकेट हैं, और अब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के प्रेसिडेंट बने हैं, और 4th टाइम ये इस पोजीशन को लीड करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा ध्यान रखना है दिमाग में। चलिए, नाउ कमिंग ओवर टू अ डेथ, अ डिमाइज। और किसकी डेथ हुई है? किस एमिनेंट पर्सन की? नाम है नरेश मोहन जी। नरेश मोहन जी का निधन हो चुका है, एंड ही वॉज अ प्रिंट मीडिया वेटरन। जो प्रिंट मीडिया हम देखते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह जो हम देखते हैं, उस फील्ड में जाना माना एक नाम थे। और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS, ये
एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड इंडिया के अंदर, और ये एस्टेब्लिशमेंट में आई थी 1939 में। उसके प्रेसिडेंट के तौर पे ये काम कर चुके थे, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स के, राइट, मेंबर रह चुके हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, यूनाइटेड न्यूज़ के चेयरमैन रह चुके हैं। सो कुल मिला के आपको इनकी फील्ड ध्यान रखनी है। किससे रिलेटेड थे ये? प्रिंट मीडिया से। नाम क्या है? नरेश मोहन। गॉट इट? चलिए, अब अगली खबर जो आ रही है वो स्पोर्ट की दुनिया से आ रही है, और उसमें भी टॉप्स स्कीम से रिलेटेड, और 2028 में ओलंपिक्स कहाँ होंगे उससे रिलेटेड। तो इस न्यूज़ में आपको 3 इंपॉर्टेंट इन्फो मिलेगी। स्क्वॉश से रिलेटेड जो भी नए खिलाड़ी इंडिया के अंदर ट्रेन किए जाएंगे अच्छे से, उनके बारे में आपको नाम याद रखना है। दूसरा, टॉप स्कीम क्या होती है। तीसरा, 2028 ओलंपिक्स कहाँ होंगे और उसमें कौन सा स्पोर्ट पहली बार डेब्यू कर रहा है, यानी पहली बार शामिल किया जा रहा है। चलिए न्यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्क्वॉश प्लेयर्स। स्क्वॉश एक स्पोर्ट होता है, दीवार में बॉल मारते हैं हम, है ना। चलिए, सो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्क्वॉश प्लेयर्स इंडक्टेड इन टॉप्स विद एन आई ऑन 2028 LA ओलंपिक्स। लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक्स होंगे, ठीक है। इस बार वाले कहाँ हो रहे हैं? पेरिस ओलंपिक्स हैं इस बार 2024 वाले। सो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए स्क्वॉश खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लिया गया है कि इनको टॉप स्कीम के तहत तैयार किया जाएगा। अब समझिएगा कि टॉप स्कीम होती है जिसमें हम हमारे जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, फुल फॉर्म देख लो पहले, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 में, 2014 में स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इसके तहत जो भी बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, क्रीमी लेयर जिसे हम बोलते हैं किसी भी स्पोर्ट का, जैसे हम स्क्वॉश की बात करें, स्क्वॉश के जो भी बेस्ट खिलाड़ी एट द मोमेंट है उनको चुना जाएगा। फिर जो कंट्री है अपने रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके ऊपर लगाएगी, बेस्ट ऑफ ट्रेनर्स देगी, इंटरनेशनल एक्सपोजर देगी कि बाहर जाइए, कंपटीशन खेल के आइए। सारी उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखा जाएगा, रूटीन का ध्यान रखा जाएगा, डाइट का ध्यान रखा जाएगा, और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 50,000 रुपये। ये सब क्यों किया जाएगा? ताकि वो फिर जाएं और ओलंपिक मेडल देश के लिए जीत करके लाएं। ये है टॉप स्कीम। स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल डोमेन में इंडिया का नाम स्पोर्ट के क्षेत्र में और उजागर करने के लिए स्कीम चलाई गई, ठीक है। उस स्कीम के तहत अभी 3 स्क्वॉश खिलाड़ियों को पिक किया गया है। कौन कौन से हैं? अनाहत सिंह, अभय सिंह, वेलवन सेंथिल कुमार। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड खिलाड़ी का नाम और वो कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं पूछा जा सकता है, राइट। तो आपको एक तो ये नाम याद रखना है, अनाहत सिंह, अभय सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? स्क्वॉश से जुड़े हुए हैं। टॉप्स आपको पता होना चाहिए, अभी हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। और फिर 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे, और पहली बार कौन सा स्पोर्ट डेब्यू करेगा? स्क्वॉश। पहली बार 2028 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन देखा जाएगा स्क्वॉश प्लेयर्स का। अभी तक स्क्वॉश नहीं इन्वॉल्व होता है। और इससे पहले, यानी अभी की अगर हम बात करें, बहुत समय से अभी जो स्क्वॉश खिलाड़ी इंडिया में अच्छे दिग्गज बने रहे थे वो कौन से थे? सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, जोशना चिन्नप्पा। पर अब ये पास ऑन कर देंगे अपना बेटन, यानी अपनी कमान दूसरे लोगों के हाथ में देंगे कि अब आप लीड करो कंट्री को। गॉट इट? न्यूज़ समझ में आ गई? आ जाओ टॉप स्कीम देख लो। सो इंडिया की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, है ना, पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, और स्पोर्ट्स का, एक सेकेंड, हाँ वेट, कम बैक हियर, स्पोर्ट्स मिशन ओलंपिक सेल, है ना, इन लोगों ने मिलकर के ये चयन करते हैं। सो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की गई 2014 सितंबर में, और फिर इसको रीवैम्प किया गया, यानी री इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में। टेक्निकल सपोर्ट टीम इसमें शामिल की गई। मेन काम क्या करते हैं? ये एक प्रीमियम प्रिपरेशन डालते हैं एथलीट्स के अंदर, ताकि वो जाकर के मेडल लेकर के आएँ। फॉरेन ट्रेनिंग होगी, इंटरनेशनल कंपटीशन होगा, 50,000 रुपये तक का स्टाइपेंड भी एथलीट्स को मिलता है पर महीना। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। सो 3 खिलाड़ी, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स एंड टॉप स्कीम, राइट। आ जाओ। देन कमिंग ओवर टू अ न्यूज़ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने एक पुराने फैसले को वापस से रीटरेट किया है, यानी दोहराया है, और उसमें एक और एंगल ऐड किया है। तो बात चल रही है राजस्थान और सुप्रीम कोर्ट के एक मुद्दे को लेकर के, जिसमें राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व, है ना। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की एक बहुत खास बात क्या है? पहली बार अगर टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया, यानी कोई ऐसा टाइगर रिजर्व जहाँ पे टाइगर्स की आबादी बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो हो गई, और वापस से कुछ सालों बाद वहाँ टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, रीइंट्रोड्यूस, तो वो टाइगर रिजर्व कौन सा था? सरिस्का। कहाँ है? अलवर, राजस्थान में। सो उस सरिस्का टाइगर रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट नो माइनिंग विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ सरिस्का। अब ऐसा नहीं पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जी, नो 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 नो।
2023 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जितने भी नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उनके 1 किलोमीटर के रेडियस में, उनके 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी माइनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब ये राजस्थान सरकार सरिस्का का केस चला, तो राजस्थान ने बोला कि भाई आपने तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की थी, तो टाइगर रिजर्व है तो यहाँ तो होनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई टाइगर रिजर्व तो ज़्यादा क्रिटिकल हैबिटेट जोन है, नेशनल पार्क और अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें टाइगर रिजर्व तो और ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है। अगर 2 जगहों पे 1 किलोमीटर में दायरे में रेडियस में बैन है माइनिंग, तो यहाँ भी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तो मत कीजिए। तो ये इतना सा मुद्दा है। अब इसमें कौन से प्रोविजन के तहत मना की गई है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये एंगल से आपको न्यूज़ पढ़नी है। ओके, सो नो माइनिंग विद इन 1 किलोमीटर रेडियस है, ठीक है, अराउंड टाइगर हैबिटेट, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को कहा है। सो ये तो चलो, क्योंकि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, टाइगर रिजर्व्स में भी ऐसे टाइगर रिजर्व जो कि क्रिटिकल हैबिटेट्स रखते हैं, यानी वहाँ संख्या कम है या फिर वो ऑब्वियसली थोड़े ऐसे एरियाज माने जाएंगे जो कि सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ पे कुछ भी चेंज करने से पॉपुलेशन पे अफेक्ट हो सकता है, ऐसे टाइगर रिजर्व। तो अप्रैल 26, 2023 में एक जजमेंट आया था जिसमें 1 किलोमीटर बाउंड्री जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की है उसमें माइनिंग परमिसिबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है ना, ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है कि जो भी क्रिटिकल टाइगर रिजर्व है उनके आसपास भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3810A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहता है, क्या कहता है, दैट टाइगर रिजर्व स्टैंड ऑन अ हायर पेडेस्ट्रल दैन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क, यानी कि वो ज़्यादा क्रिटिकल हैबिटेट है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या हवाला दिया भाई, कौन से सेक्शन का, सेक्शन 3810A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, तो इसलिए न वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, न नेशनल पार्क, न क्रिटिकल टाइगर रिजर्व्स, उनके 1 किलोमीटर के रेडियस में माइनिंग नहीं होगी। चलो अब हम सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। ये रहा राजस्थान। पूछूं, चलो बताओ राजस्थान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन राजस्थान? लेटेस्ट डेटा बताइएगा, मैंने सोर्स बता रखा है, NTCA की वेबसाइट उठा सकते हो अगर आपको नहीं पता तो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, एकदम अप टू डेट डेटा मिल जाएगा। चलो टाइगर रिजर्व्स इन राजस्थान बताइएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है और यहाँ पे अरावली हिल्स हैं और उन्हीं में ये बसा हुआ है 800 स्क्वायर किलोमीटर में। इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पहले डिक्लेयर किया गया 1955 में, उसके बाद इसको 78 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, राइट, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन दी वर्ल्ड, नॉट इवन इन इंडिया, इन दी वर्ल्ड टू सक्सेसफुली रीलोकेट टाइगर्स, री इंट्रोड्यूस टाइगर्स। ठीक है, चलो, और कहाँ है मैप पे ये, आ जाओ, ये रहा अलवर वाला हिस्सा, ये राजस्थान है, ये अलवर वाला हिस्सा है, एंड हियर इज सरिस्का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट न्यूज़ फटाफट से। ओके, ये अच्छे से समझना है, पर्टिकुलरली जो भी सिविल्स वाले बच्चे हैं पकड़ कीजिएगा इसके ऊपर। इंडिया प्रपोजेस डिजिटल कंपटीशन बिल 2024। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि अभी प्रपोज किया है, जो कमेटी बनाई गई थी इस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए, उन्होंने प्रपोज इसको पब्लिक फोरम में डाल दिया था मार्च के अंदर ही कि भाई जिसको जो जो ओपिनियन देना है, जो फीडबैक देना है दे दीजिए, उसके बेसिस पे फाइनल बिल तैयार किया जाएगा। लेकिन न्यूज़ में वापस दिखा है, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इसके ऊपर आर्टिकल आया तो हमने इंक्लूड कर लिया, पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही। सो इंडिया ने प्रपोज किया है डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल 2024 और इसके ऊपर बड़ी बड़ी जो जायंट्स हैं जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, इन्होंने आपत्ति जताई है। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ड्राफ्ट बिल आया है अभी, ठीक है, समझिएगा, अभी पास नहीं हुआ है, पूरा फाइनल बिल नहीं आया, ड्राफ्ट बनाया गया है, पब्लिक फोरम में डाला गया है, जिसको जो भी इनपुट्स देने हैं, फीडबैक देने दे दीजिए, उसके बाद एक फाइनल बिल तैयार किया जाएगा, फिर हाउसेज में जाएगा, इस तरह से कहानी चलेगी। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने प्रपोज किया है न्यू डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ। ऐसे पहले बेसिकली समझा दूं, फिर यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक जायंट्स हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, अमेजॉन हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपने मार्केट को कैप्चर करे रखते हैं, फ्रेश प्लेयर्स को आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एक तरह से मोनोपोलिस्टिक होल्ड जैसी हो रखी है, बिग प्लेयर्स है, मोनोपोली आप नहीं भी बोलोगे तो भी बिग प्लेयर्स हैं, तो ये अपना ही डेटा आपस में शेयर कर लेते हैं। सो दे हैव मोर लाइक अ लॉबी, राइट, एक दूसरे के साथ मतलब अनफेयर कॉम्पिटिशन ना हो पाए, इसके चलते एक नई लॉ लाने के लिए इंडिया काम कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जायंट्स जो हैं ये थर्ड पार्टीज को आने ही नहीं दें, छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में उनको नहीं आने दें। कई जैसे स्पॉटिफाई ने बीच में कंप्लेन किया था गूगल को लेकर के कि दे आर नॉट वेरी कोऑपरेटिव हमारे
जो एप्स वगैरह हैं उनको लेकर के। तो ये लोग अपनी पॉलिसीज़ चलाते हैं, जो डेटा है वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, जो कस्टमर का डेटा है। अनफेयर कॉम्पिटिटिव मीन्स में नहीं जाएं, इसके लिए एक नया लॉ इंडिया लाने की फिराक में नहीं बोलेंगे, कोशिश में है। यूरोपियन यूनियन में इसी तरह का रिसेंटली 2024 की बिगनिंग में एक ऐसा लॉ आ चुका है, राइट। तो इंडिया भी उसी से इंस्पिरेशन ले रहा है और इंडिया में भी इस एक तरह का लॉ लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं अभी तक हमारे पास अनफेयर कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं था। कंपटीशन एक्ट है हमारे पास, कंपटीशन लॉ है, कहीं लिखा होगा मैंने, हम पढ़ेंगे। सो कंपटीशन लॉ के तहत हो सकता है कि आपने मान लीजिए कुछ अनफेयर प्रैक्टिस कर दिया, राइट, और फिर आपके ऊपर केस चलेगा, फिर उस मैटर को रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन तब तक वो छोटा प्लेयर जो सफ़र कर रहा है उसका तो नुकसान हो गया, भारी नुकसान। तो वो रिएक्टिव अप्रोच के साथ कंपटीशन हमारा जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत हम एक्शन लेते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस पे जो भी कंपनीज कर रही हैं, लेकिन वो रिएक्टिव अप्रोच हो गई। इंडिया चाह रहा है कुछ ऐसी प्रोएक्टिव अप्रोच ले आए ताकि गाइडलाइंस निर्धारित कर दी जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो हैवी पेनल्टीज आएंगी आपके ऊपर, तो प्रोएक्टिव अप्रोच हो जाएगी, राइट। लेकिन अब कंपनीज क्यों इसका विरोध कर रही हैं? वो बोल रही हैं भाई अगर इतनी सारी कंप्लाइंस हमको करनी पड़ेंगी, ये रूल आप हमारे ऊपर लगा दोगे तो हम हमारे काम पे ध्यान दें, क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, बिजनेस पे ध्यान दें या कंप्लाइंस पे ध्यान दें, हमारे लिए तो रोड ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो ये सारा मामला चल रहा है। अब पिन पॉइंटेडली पढ़ लेंगे, मोटे डोमेन में समझ में आ गया। जो बिग जायंट्स हैं वो दूसरों को कॉम्पिटिशन में एंटर नहीं होने दे रहे हैं अगर, और अनफेयर कॉम्पिटिशन मीन्स का सहारा ले रहे हैं, कुछ एक ऐप्स को जान करके अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं आने दे रहे हैं, डेटा जो एक के पास है वो बाकी आपस में एक दूसरे से शेयर कर ले रहे हैं, किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये सारे केसेस को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने न्यू डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ प्रपोज किया है जो कि टेक जायंट्स जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन पे सेल्फ प्रेफरेंसिंग देयर ओन सर्विसेज। अब अगर इनके पास अपनी कोई खुद की सर्विस है तो वो ऑब्वियसली उसी को प्रेफर करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइप करके एक दूसरे की सर्विसेज को प्रेफर कर लेंगे, तीसरे वाले को आने ही नहीं देंगे। इस तरह के अगर काम कर रहे हैं, डेटा गैदर एक कंपनी ने किया और वो अपने दूसरे ग्रुप ऑफ कंपनीज को दे रहे हैं। ऐसे केस में जैसे मान लीजिए फेसबुक ने लिया और अगर वो गूगल को दे रहा है, यूट्यूब को दे रहा है या फिर ट्विटर को दे रहा है, अगर आपस में ही शेयर करें, इस तरह की प्रैक्टिसेस अगर हो रही है, इनको रोकने के लिए ये लॉ लाने की बात की जा रही है। और वो ड्राफ्ट लॉ का नाम क्या है? डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल 2024। ओके होता है ना, अगर आपने यूट्यूब पे किसी तरह के वीडियोस देखे तो गूगल भी उसी तरह का आपको सर्च दिखाने लग जाता है, आपने गूगल पे कुछ देखा तो यूट्यूब उसी तरह की चीज़ें आपको दिखाने लग जाता है। कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं डेटा शेयरिंग हो रही है। सो ये एक प्रिजम्प्टिव नॉर्म सेट करने के लिए है टू कर्ब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। ठीक है, हो उससे पहले ही आप बता दो कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी और करोगे तो बहुत हैवी पेनल्टीज आएंगी। ऐसा नहीं कि पहले वो कर लें फिर उसके ऊपर केस चले, फिर बहुत महीनों तक वो केस चलता रहे, तब तक वो बेचारी थर्ड पार्टी सफ़र कर रही है, कस्टमर्स सफ़र कर रहे हैं, तब जाके वो केस रिजॉल्व हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट एक्ट में भी सिमिलर चीज़ आई थी और अब उसी को करंटली हम फॉलो करना चाह रहे हैं। अभी इंडिया के पास एक्स पोस्ट एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क है। एक्स पोस्ट एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क यानी कि अगर कुछ भी माल फंक्शनिंग कॉम्पिटिशन में की गई है, यानी अनफेयर कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस लाई गई हैं, तो हम उसके बाद में एक्शन लेते हैं। आफ्टर द इंसिडेंस हैज़ हैपेंड बट इट इन्वॉल्व्स डिलेज, तो हमारे पास कॉम्पिटिशन एक्ट है, उसके तहत हम काम करते हैं, राइट। लेकिन जब तक पेनलाइज होते हैं तब तक मार्केट डायनेमिक्स भी चेंज हो जाते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड है, छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स सफ़र कर चुके होते हैं। तो अब प्रपोज फ्रेमवर्क में एन एक्स एंटी फ्रेमवर्क, एक्स एंटी एक्स पोस्ट, पोस्ट यानी बाद में, एंटी यानी पहले। अब हम ऐसा फ्रेमवर्क लाना चाह रहे हैं जो पहले से कानून कायदे नियम बता दे। क्रिटिसिज्म क्या है बिग टेक कंपनीज का? यही है कि भाई बहुत सारा कंप्लायंस बर्डन हो गया हमारे ऊपर, तो अब हमको इतने सारे नियम कायदे फॉलो करते करते काम करना पड़ेगा, ऐसा ये बिल बोलता है। मुद्दा समझ में आ गया जी? चलें आगे बढ़े। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो एक रैंकिंग है, THE। क्या है ये? द टाइम्स हायर एजुकेशन। THE का फुल फॉर्म क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 यंग ये सामने आई है। यंग रैंकिंग्स कौन सी होती हैं? टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 ये उन यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है जो 50 साल पूरे कर चुकी हैं या उससे यंग हैं। ठीक है, यानी अभी उनको एग्जिस्टेंस में आए हुए 50 ईयर्स और लेस ही हुए हों, उन यूनिवर्सिटीज़ का ये रैंकिंग रिलीज करती हैं। गॉट इट? तो ऐसे में
670 यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द ग्लोब को रैंक किया गया और उसमें से 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 100 की लिस्ट में शुमार हुई हैं। यंग है, ये याद रखिएगा, इसी से समझ में आ जाना चाहिए, जिनके 50 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं या 50 ईयर्स तक ही हुए हैं। 51 हो जाएगा तो इस लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा उनको। ओके, 670 यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब ली गई। 2 इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है। कौन सी है? MGU महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की 81st रैंक पे एंड अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई 96th रैंक पे। गॉट इट? टॉप पे कौन सी रही इस पूरी लिस्ट में? टॉप पे नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। नानयांग ने टॉप किया है 2nd ईयर इन द रो, दूसरी बार लगातार ये टॉप पे रही है। समझ में आ गई रैंकिंग? गॉट इट? चलो, साउथ अमेरिका, एंडीज। साउथ अमेरिका में वेस्टर्न साइड में पूरे एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं। हाँ चलो, तो उन्हीं से रिलेटेड ये न्यूज़ है। उन्हीं एंडीज में ऊपर वेनेजुएला वाली साइड पे, मैप दिखाऊं पहले? आ जाओ, ये लो जी, ये है साउथ अमेरिका, है ना, ये साउथ अमेरिका है, इसमें ये रहा वेनेजुएला। कैन यू सी दिस? कैन, आई एम सो सॉरी, कैन यू सी दिस वेनेजुएला? ये रहा वेनेजुएला। सो ये पूरी एंडीज हैं, दीज आर ऑल एंडीज, और इनका वेनेजुएला वाला जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे करीब 6 ग्लेशियर्स हुआ करते थे एंडीज में। कितने ग्लेशियर्स? 6 ग्लेशियर्स। उनमें से 5 तो पहले ही खत्म हो चुके, यानी ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघल चुके, और अब अकेला एक ग्लेशियर बचा था, वो भी इतना छोटा हो गया है कि उसको ग्लेशियर की डेफिनेशन में नहीं डाला जा सकता। तो प्रॉबेबली अपने सारे ग्लेशियर खत्म करने वाला पहला कंट्री दुनिया का कौन सा बन गया है? वेनेजुएला। मैंने प्रॉबेबली वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि जो आखिरी बचा हुआ ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर की डेफिनेशन में आएगा नहीं आएगा, इसको लेके क्वेश्चन मार्क है। वैसे माना जा रहा है कि अब इसको ग्लेशियर नहीं कहा जा सकता, तो वेनेजुएला इज डिवॉइड ऑफ ऑल इट्स ग्लेशियर्स, राइट। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि सारे ग्लेशियर्स, 6 के 6 मेजर ग्लेशियर्स जो थे वेनेजुएला के, वो खत्म हो चुके हैं। सो वेनेजुएला लूजेस इट्स लास्ट ग्लेशियर एज इट श्रिंक्स डाउन टू एन आइस फील्ड जैसा बन के रह गया, ग्लेशियर नहीं है, राइट। और लास्ट ग्लेशियर जो अभी श्रिंक हो रहा है, हम्बोल्ट ग्लेशियर, जिसको ला कोरोना भी कहा जाता है, वो मेल्ट हो गया बहुत जल्दी और अब इतना छोटा श्रिंक हो गया है कि उसको ग्लेशियर नहीं कहा जा सकता। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ है या ला कोरोना ग्लेशियर कहाँ है? वेनेजुएला साउथ अमेरिका के अंदर है। और पहला कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर कौन सा है? वेनेजुएला साउथ अमेरिका के अंदर। समझ में आ गई न्यूज़? आ जाइए। वेनेजुएला बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। हम्बोल्ट और ला कोरोना जो कि एंडीज के अंदर है। एंडीज की खास बात क्या है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। ओके, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड कौन सी है? एंडीज है। सो टू स्मॉल हो चुका है टू बी क्लासिफाइड एज अ ग्लेशियर। 6 ग्लेशियर लैटिन अमेरिकन कंट्री में यानी वेनेजुएला में थे। लैटिन अमेरिकन कंट्री किसको कहा जाता है? सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। सेंट्रल और साउथ अमेरिका को मिला करके लैटिन अमेरिका कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका छोड़ दीजिए। 2011 तक ही 5 ग्लेशियर डिसअपियर हो चुके थे। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ग्लोबल वार्मिंग। एग्जैक्टली देखो वेनेजुएला अगर आप मैप पे देखोगे तो यहाँ से ये जा रहा है, क्या जा रहा है? ये 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये आता तो ट्रॉपिकल एरिया में है, लेकिन इसके एलिवेशन की वजह से ग्लेशियर थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतना टेम्परेचर बढ़ा कि वो जितना नॉर्मल राइज होता है उससे भी बियॉन्ड राइज होने की वजह से मेल्टिंग हो चुकी है। क्लियर हो गई न्यूज़? सो हालांकि कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है कि मिनिमम साइज क्या होता है ग्लेशियर का। अब ये हम थोड़ा स्टैटिक एंगल देख लेते हैं, लेकिन फिर भी जो कॉमन एक्सेप्टेड नॉर्म है वो बोलता है कि 0.1 स्क्वायर किलोमीटर यानी 10 हेक्टेयर में फैला हुआ आइस अगर होगा और अगर वो इतना कंप्रेस होकर कंसोलिडेट हो गया है, रिफॉर्म हो चुका है। एक तो होता है कि बर्फ गिरी, बहुत बड़े दायरे में गिर गई, तो उसको ग्लेशियर बोलोगे क्या? नहीं, वो बर्फ गिरी, ओवर द इयर्स रिफॉर्म हुई, वो स्नो से आइस क्रिस्टल के अंदर उसने खुद को चेंज कर लिया, इस तरह से चेंज किया कि वो आगे मूव करती है ग्रेविटी और अपने खुद के भार की वजह से एज अ सिंगल पीस ऑफ आइस, उसको ग्लेशियर कहा जाता है। लेकिन एरिया वाइज अगर हम बोलें तो 10 हेक्टेयर या 0.1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिनिमम कवर करते हुए वो आइस ब्लॉक होना चाहिए, तभी वो ग्लेशियर कहलाएगा। और यूजली एक वैली के अंदर जब वो सेट हो जाता है, एक वैली के अंदर सेट होता है, ठीक है। तो ग्लेशियर इज अ लार्ज परसिस्टेंट मास ऑफ आइस, यानी लगातार, ऐसा नहीं बीच बीच में टुकड़े हैं, ऑन लैंड, एंड इट मूव्स अंडर इट्स ओन वेट और आउटवर्ड फ्लो करता है ग्रेविटी और अपने खुद के वेट की वजह से। अक्यूमुलेशन जो स्नो का होता है वो अपने अब्लेशन से ज़्यादा होता है। अब्लेशन का मतलब देखिए, मेल्ट हो रही है आइस,
पिघल रही है धीरे धीरे, तो उससे ज़्यादा जम रही है, आ रही है, यानी ठंडा एरिया होना चाहिए कंटिन्यूसली, तभी ग्लेशियर रहेगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत सालों में सदियों में जाकर के ग्लेशियर्स बनते हैं। ये जो कंपैक्टेड स्नो है धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होती है, मूव करती है। तो ये सारे क्राइटेरिया मीट होने चाहिए ग्लेशियर कहलाने के लिए। एरिया वाइज अगर हम देखें तो 10 हेक्टेयर्स मिनिमम है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं ला कोरोना ग्लेशियर की या हम्बोल्ट ग्लेशियर की, उसका दायरा 10 हेक्टेयर से कम हो चुका है। क्लियर हो गई बात, राइट? अगली न्यूज़ पे चलेंगे। आज इंटरनेशनल डोमेन की बहुत सारी न्यूज़ है। साइंटिस्ट डिस्कवर 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड जायंट वायरस इन येलोस्टोन। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए के अंदर। अभी मैं मैप पे दिखाऊंगी। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जब धरती पे लाइफ शुरू ही हो रही थी ऐसा माना जा रहा था ना, जायंट वायरस। जायंट क्यों कहा गया? बिकॉज इसका जो जीनोम है जिससे ये बना है, इसका जो हम क्या बोलेंगे जेनेटिक मेकअप है, जो जीनोम है, वो बाकी वायरसेस, आज के वायरसेस से बड़ा है, इसलिए इसको जायंट वायरस कहा गया है। तो ये येलोस्टोन से खोजा गया है। अब ये हमको क्या मदद करेगा? इस तरह की डिस्कवरीज ये हमें पता लगाने में मदद करेगी कि उस समय जब लाइफ शुरू हो ही रही थी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, उनके अंदर का जेनेटिक मेकअप किस तरह का था, लाइफ किस तरह की थी, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। तो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले पाया जाने वाला एक जायंट वायरस है, और वो डिस्कवर किया गया है येलोस्टोन के जियोथर्मल स्प्रिंग से। जियोथर्मल स्प्रिंग, नीचे से गर्म पानी के चश्मे, गर्म गर्म पानी निकल के आता है, और ये बता सकते हैं उस समय क्या कंडीशंस थी जब लाइफ शुरू हो ही रही थी धरती के ऊपर। इसको जायंट कहा गया बिकॉज इसका एक्सट्रीमली लार्ज जीनोम है आज के कंपैरिजन में। हालांकि ये जो वायरस है ये हम ह्यूमंस के लिए बिल्कुल रिस्की नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बीमारियां ला देगा, लेकिन स्टडी एंगल से बहुत काम का है। चलो येलोस्टोन नेशनल पार्क देखते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये यहाँ पे ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे येलोस्टोन है। ये दी ग्रेट 5 लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की। सो येलोस्टोन नेशनल पार्क वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है और वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क है जिसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और पहला नेशनल पार्क कौन सा था? येलोस्टोन नेशनल पार्क। 1872 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है, और इसको ये साइट कब बनाया गया था? 1978 के अंदर। गॉट इट? चलो आगे बढ़ेंगे। एंड व्हाट इज दिस? ओके, एक और बड़ी खबर कि भाई देखिए बहुत समय से ये इजिप्ट से आ रही है न्यूज़, इजिप्ट के पिरामिड से रिलेटेड है। इजिप्ट के पिरामिड जब बने तो अभी तक जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, सब सोचते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े आप ब्लॉक्स लेकर के आए हो, है ना, उनको लगा करके आप पिरामिड बनाते हो, तो यहाँ तक आप लाए कैसे होगे? कोई ना कोई वाटर सोर्स आसपास होना ज़रूरी है ताकि आप उसमें तैरा के आप उस पर फ्लोट करके वो सामान यहाँ तक लेके आ सकते हो। लेकिन अभी आसपास देखा गया जब इजिप्ट में, तो पिरामिड के आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं दिखी। इजिप्ट की मेन नदी कौन सी है? नाइल है। नाइल लेकिन अगर आप देखोगे ना तो पिरामिड से काफ़ी दूर है। ये जो आपको डॉट्स दिख रही हैं, दीज आर द पिरामिड्स। और जो नाइल है वो काफ़ी दूर से बहती है। मैप पे लग रहा है बहुत थोड़ी सी दूर है, लेकिन एक्चुअली बहुत दूर है। लेकिन अब एक डिस्कवरी हुई है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। एंशिएंट ब्रांच ऑफ नाइल रिवर, एंशिएंट ब्रांच ऑफ नाइल रिवर अनकवर्ड नियर इजिप्शियन पिरामिड। अगर ये पिरामिड है तो बिल्कुल इसके पास से जाती हुई एंशिएंट नाइल की ब्रांच को अनकवर किया गया है, और ये पता लगाया गया है कि वो डेजर्ट में मिट्टी के नीचे दब के गायब हो चुकी है। सो ओरिजिनली जो नाइल थी वो कहाँ से जाती थी? ये पिरामिड्स है ना, बिल्कुल इनके पास से जाती थी। और ओवर द टाइम यहाँ पे मिट्टी आती गई और नाइल इधर शिफ्ट होती गई, और आज के टाइम में जो नाइल है वो ये वाली है, और जो ओरिजिनली थी वो इतने पास थी, और बिल्कुल उनके किनारों पे ही ये पिरामिड्स बनाए गए थे। तो ये जो गुत्थी थी वो सुलझ चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का कि भाई, नॉट साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट का, कि ये जो पिरामिड बनाए गए उसके लिए पत्थर और जो सामान लेके आए गए वो इस नदी के थ्रू ही आए थे। गॉट इट? चलो, और इस एंशिएंट ब्रांच को क्या कहा गया ये सब अब पढ़ लेते हैं। एंशिएंट ब्रांच ऑफ नाइल रिवर अनकवर्ड नियर इजिप्शियन पिरामिड्स, और ये नियर बाय वाटरवे रहा होगा जिससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके लाए गए और उनसे पिरामिड बनाए गए। ठीक है, और ये जो ब्रांच है इसको क्या नाम दिया गया है? एहरामत ब्रांच। प्रपोज किया गया कि इसका नाम एहरामत ब्रांच हम रखें, जिसका मीनिंग क्या होता है अरबिक में? जिसका मीनिंग होता है पिरामिड्स। एहरामत मतलब पिरामिड्स अरबिक भाषा में।
सो इस लॉस्ट ब्रांच को एहरामत नाम देने की बात चल रही है और इसी से ये ब्लॉक्स लाए गए थे और ये रफली 64 किलोमीटर लॉन्ग ब्रांच है जिसको अभी आइडेंटिफाई किया गया। कुछ हिस्सों में इसके ट्रेसेस मिल गए हैं, कुछ हिस्सों में नहीं मिले हैं। इंटरेस्टिंग इजंट इट? सो एहरामत ब्रांच 31 पिरामिड्स के पास से होती हुई गुजरी है, ऐसे इसके साक्ष्य मिल गए हैं। एंड उसमें गीज़ा के जो पिरामिड्स हैं, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, वो भी इसी एहरामत ब्रांच के पास में ही सिचुएटेड हैं। और नाइल रिवर की अगर हम बात करें तो इजिप्ट की लाइफलाइन बोली जाती है, सबसे लंबी रिवर है और एंशियंट इजिप्ट में भी ऐसा ही रहा था, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्लियर हो गई न्यूज़ एहरामत ब्रांच। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अब हम चलेंगे यूएई, इजिप्ट से अब यूएई पे आ जाओ। सो यूएई ने अनाउंस किया है न्यू 10 ईयर ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। कौन सा वीज़ा है? ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा है। किसने अनाउंस किया है? यूएई ने अनाउंस किया है। किनको मिलेगा? एनवायरमेंटलिस्ट को, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में लगे हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कि मेगा लेवल अवार्ड विनिंग इंडिविजुअल, जिनको बड़े बड़े लेवल पे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए अवार्ड मिला हो, या कंपनीज हों, बिजनेस हाउसेस हों जो एनवायरमेंट सेविंग में लगे हैं, उनको यूएई 10 ईयर का ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा देगा। ओके, सो अच्छे से ध्यान रखिएगा कौन सी कंट्री? यूएई। So for individuals who have made exceptional contribution to protecting the environment, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो सकते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हो सकती हैं, एसोसिएशन, एनजीओज हो सकते हैं, ग्लोबल अवार्ड विनिंग लोग हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा यूएई क्यों कर रहा है? बिकॉज यूएई ने अनाउंस किया था कि 2024 को विल बी ऑब्जर्विंग एज ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। UAE has declared 2024 as the year of sustainability और इसी के चलते 10 year blue residency visa will be given to environmentalist. Clear? The next news is coming from PhonePe and Sri Lanka. India, Sri Lanka. So PhonePe UPI now accepted in Sri Lanka. अब अगर आप श्रीलंका जाओगे और आप वहाँ कुछ भी खरीदते हो, खाते हो और पेमेंट करते हो UPI से, उनका स्कैन करते हो, तो पेमेंट हो जाएगा। आपके जो भी एक्सचेंज रेट्स हैं वो ऐड हो करके। सो उसके लिए ऑफकोर्स एक्टिवेट करवाना पड़ता है। PhonePe लॉन्चेस UPI इन श्रीलंका फॉर इंडियन टूरिस्ट। इंडियन टूरिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। PhonePe इनेबल्ड UPI पेमेंट इन कोलैबोरेशन विद LankaPay। LankaPay श्रीलंका का नेशनल पेमेंट नेटवर्क है। तो अब आप जब QI कोड स्कैन करोगे तो आपके खाते से पैसे कट जाएंगे, एडिंग दी करेंसी एक्सचेंज रेट, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो इस केस में तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। चलिए ठीक है, इतनी सी न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं भूटान। एक पड़ोसी से अब दूसरे पड़ोसी पे चलते हैं। भूटान में वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल ओपन हुआ है। हाईएस्ट यानी सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे। ये मत समझना कि अच्छा ये फ्लोर से सबसे ऊंची सीलिंग है इसकी, नहीं। हाईएस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे अगर कोई कंपटीशन के लिहाज से बनाया गया स्विमिंग पूल है जहाँ पे वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स वगैरह होंगे, तो वो भूटान में इनॉग्रेट किया गया है। 8200 फीट ऑल्टीट्यूड पे ये बनाया गया है, ठीक है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने इसको इनॉग्रेट किया है। और ये जो वर्ल्ड एक्वेटिक्स है, व्हाट एल्स इसमें, ये क्या है? ग्लोबल बॉडी ऑफ स्विमिंग लॉन्च्ड अ प्रोग्राम इन 2019 जिससे एक्वेटिक फैसिलिटीज़ जो हैं, स्विमिंग पूल फैसिलिटीज़ जो हैं, हर कंट्री और हर रीजन में जहाँ जहाँ बनाई जानी चाहिए वो इसके तहत बनाते हैं। सो एक तरह से ये फिलैंथ्रोपिक या एडिंग प्रोग्राम है कि भूटान खुद नहीं बना रहा ये कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड एक्वेटिक्स बना के दे रही है। और इन्होंने प्रोग्राम चालू किया था 2019 में कि एक्वेटिक फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बना करके देंगे। अच्छा, अब हम भूटान की बात करें तो यहाँ के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और वर्ल्ड एक्वेटिक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बनाए स्विमिंग पूल, उसके प्रेसिडेंट कौन है? हुसैन अल मुसल्लम। भूटान याद रखेंगे, वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ स्विमिंग पूल याद रखेंगे। भूटान से अब नेपाल चलो, सिक्किम छोड़ दो बीच का, भूटान से नेपाल कूद जाते हैं हम। नेपाल में कॉम्पिटिशन हुआ। ये न्यूज़ मैंने सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि ये जो कंपटीशन है ये नेपाल में ही हर साल होता है और इसका नाम आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन का नाम है मिस पिंक नेपाल 2024। मिस पिंक कंपटीशन। मिस पिंक कंपटीशन ट्रांस वुमेन के लिए किया जाता है। ओके, सो अनमोल राय, अ ट्रांस वुमेन जो पहले मेल थे और बाद में ट्रांजिशन करके अपना जेंडर चेंज करके फीमेल बन गए। ट्रांस वुमेन क्राउंड मिस पिंक नेपाल 2024 इन काठमांडू, राइट। सो अब ये आगे इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे अनमोल राय। ये जो मिस पिंक ट्रांस ब्यूटी पेजेंट है
ये कहाँ होता है हर साल? नेपाल के अंदर होता है। नेपाल की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए किया जाता है। एंड नेपाल पहला कंट्री भी है पूरे साउथ एशिया में जिसने ट्रांसजेंडर मैरिजेस को अप्रूवल दे रखा है। ओके, सो ये चीज़ बस ट्रांसजेंडर नहीं, सॉरी, सेम सेक्स मैरिज को फीमेल मेल मेल कैन मैरी देमसेल्फ। तो साउथ एशिया का पहला कंट्री to have approved same sex marriages Nepal. They also hold a competition for transgender community. उसका नाम क्या है? मिस पिंक ट्रांस ब्यूटी पेजेंट। ठीक है, बस इतनी न्यूज़ है, ध्यान रखनी है। अब आ जाइए अगली न्यूज़ के ऊपर, और ये न्यूज़ आ रही है, पहले पिक्चर देख लिया आपने, अब इधर आओ। हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि इंडिया के 3 लिटरेरी वर्क हैं जिनको यूनेस्को के MOWCAP में जगह मिली है, यानी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक कमेटी, राइट। उसके अंदर कौन कौन से थे? 3। चलो आप बताओ, मैं नहीं बता रही हूँ, चलो अब आप लिखोगे, पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा। रामचरितमानस और पंचतंत्र और सहृदय लोकन, ठीक है, ये 3 लिटरेरी वर्क थे इंडिया के जिनको जगह मिली थी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर के अंदर। ठीक है, उसी के अंदर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कहाँ लिखा है हमने? कहीं लिखा होगा, चलो कोई बात नहीं। उसी रजिस्टर के अंदर एक और वर्क है जिसको जगह मिली है, और वो है सुल्तानाज ड्रीम। ये एक नॉवल है सुल्तानाज ड्रीम। इसको भी इस रजिस्टर में जगह मिली है, और सुल्तानाज ड्रीम ब्रिटिश इंडिया के टाइम में एक फीमेल ने लिखी थी, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेगम रुकैया सखावत हुसैन, बेगम रुकैया। ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखी थी, नॉवल लिखी थी सुल्तानाज ड्रीम, जिसमें बात करती हैं अगर दुनिया में आदमी ही नहीं हो, मतलब हाइपोथेटिकल है, तो लाइफ कैसी होगी, दुनिया कैसी होगी, इस तरह का यूटोपियन नॉवल उन्होंने लिखा था। उसको भी इस रजिस्टर के अंदर जगह मिली है। अब आज के टाइम में ये बांग्लादेश वाले हिस्से से बिलोंग करती हैं, लेकिन उस समय ब्रिटिश इंडिया था, तो इंडिया से ही रूट्स हैं कहीं ना कहीं, इसलिए हमने इस न्यूज़ को भी एंटरटेन किया है। तो वापस देखिएगा, सुल्तानाज ड्रीम ये नॉवल है, बेगम रुकैया साखावत हुसैन जी ने लिखी है। बस ये सीधे सीधे बुक याद रखिएगा। यूनेस्को रिकॉग्नाइजेस फेमिनिस्ट यूटोपियन नॉवल सुल्तानाज ड्रीम एज अ पार्ट ऑफ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जो है इनका। ठीक है, ये बंगाली ऑथर हैं, और अगर आज के टाइम की बात करें, नो बांग्लादेश नहीं, नाउ बांग्लादेश होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इन 1905 ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने लिखी थी, नाउ दिस इज इन बांग्लादेश। अच्छा, ये जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम, ये पूरा रजिस्टर है जिसमें लिटरेरी वर्क शामिल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? बिकॉज उन वर्क की कोई ना कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है, उनको प्रिजर्व करना, ताकि उस समय लोग किस तरह से सोचा करते थे या उस समय की सोसाइटी का उसमें पिक्चराइजेशन मिलता है, तो उसको आगे बढ़ाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, वो हेरिटेज की तरह बढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका। पहली बार एक ऐसा समिट हुआ है जो क्लीन कुकिंग को टारगेट करता हुआ है। देखिए, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बिकॉज वो जो कुकिंग करते हैं उसमें ऐसी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां वो एनिमल डंग यूज़ कर रहे हैं, या फिर लकड़ी कचरा ये सब जला करके कुकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, एंड ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। इंडिया में भी ये प्रैक्टिसेस चलती है ना, चूल्हों पे जो हम काम करते हैं। सो पहली बार अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ हुआ ये? पेरिस के अंदर हुआ। ओके, और मोर देन 1 बिलियन पीपल अफ्रीका के अंदर ऐसे हैं जो कि चारकोल या वुड पे रिलाई करते हैं और खाना बनाते हैं, और काफ़ी सारे हेल्थ और क्लाइमेट इम्पैक्ट इससे होते हैं। तो इस समिट के अंदर 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। उन सब ने प्रॉमिस किया कि हम फंडिंग देंगे ताकि प्रॉपर जो क्लीन कुकिंग ऑप्शंस हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा सके। तो 2.2 बिलियन US डॉलर की प्लेज रिसीव की गई। पैसे नहीं दिए उधर हाथों हाथ उन्होंने, पर प्लेज हुई है कि दैट इज विल बी फंडिंग। ओके, सो एग्रीकल्चर वेस्ट हुआ, एनिमल डंग हुआ, इस तरह से खाना अफ्रीका में बनाया जाता है। और सेकंड बिगेस्ट कॉज है प्री मच्योर डेथ का अफ्रीका में, बिकॉज बच्चे भी उस धुएं में रहते हैं, दिस इज हाउ इट लीड्स टू डेथ। सब सहारन रीजन की अगर हम बात करें, ठीक है। तो सबसे पहला अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट कहाँ हुआ है? पेरिस के अंदर हुआ है। All right, and this is, I think, is the last piece of news. Yes, after this we'll be going to the revision questions. So T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड ही ये न्यूज़ है और स्पॉन्सर से रिलेटेड न्यूज़ है। काफ़ी सारी टीम को अमूल स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे वेस्ट इंडीज़ को, जैसे USA को, जैसे
साउथ अफ्रीका को, और अब दूसरी तरफ है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन KMF, जिसका पॉपुलर नेम क्या है, नंदिनी, है ना। तो नंदिनी ने स्पॉन्सर किया है कौन सी टीम को, स्कॉटलैंड को एंड आयरलैंड को। सो स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड टीम की स्पॉन्सरिंग कौन कर रहा है, नंदिनी यानी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन कर रही है। ये इतनी सी न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलिए बस ख़त्म हो गई आज की कहानी। अब अगर जो बच्चे अभी भी नहीं जानते और तैयारी कर रहे हैं SSC एग्जामिनेशन की और जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो एंड विजिट परचम ऐप। वहाँ पे आपको पूरा GA का कोर्स मिल जाएगा और बिल्कुल रिसेंटली आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है। और स्टैटिक GK में आर्ट एंड कल्चर तो अभी इनफैक्ट चल ही रहा है, मई में पूरा कंप्लीट होगा ये। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे जो स्पेशली रिकॉर्ड किए गए हैं, डाउनलोडेबल PDF मिल जाएंगे, PYQ डिस्कशन मिल जाएगा, मॉक पेपर्स मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ऐप चैट में डाल सकते हो। अब लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर अभी मैं बताऊंगी। टेस्ट सीरीज भी यू पीपल कैन चेक आउट, बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरह से हमने बना रखी है। सो ये आपके लिए ईमेल आईडी है, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है और परचम ऐप चैट है, वेयर बाय यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स। चलो टाइम फॉर रिविजन क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, जल्दी से आंसर करेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ यूटोपियन नॉवल सुल्तानाज ड्रीम? सुल्तानाज ड्रीम ये जो एक नॉवल है, ये किसने लिखी है? ब्रिटिश इंडिया में उस समय किसने लिखी थी? बेगम रुकैया शखावत हुसैन। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहली देखते हैं, 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आई हैं, बिल्कुल सही है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट हैं। सी विल बी द राइट आंसर। हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कपिल सिब्बल नहीं है, सिब्बल है, कपिल सिब्बल। ओके, what is the name of Venezuela's only remaining glacier that has become too small to be classed as a glacier? वेनेजुएला का आखिरी बचा हुआ ग्लेशियर बेचारा वो भी सिकुड़ गया है और अब ग्लेशियर की कैटेगरी में नहीं आता, उसका नाम क्या है? Humboldt या ला कोरोना। ओके, and this is your question of the day. Which country announced a new 10-year blue residency visa उन इंडिविजुअल्स के लिए जो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हैं? Which country is it? Right now, tomorrow is Sunday. Tomorrow 12 noon. Do not forget you have your weekly revision with Payal ma'am. और पायल मैम थियरी भी आपका पूरा रिवाइज करवाएंगी और अप्रॉक्सीमेटली 30 पीवाईक्यू नहीं सॉरी रिविजन क्वेश्चंस भी शील बी टेकिंग। तो एक पावर पैक सेशन होता है, पूरा हफ्ता जो भी आपने मेरे साथ पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कीजिए, बंद कीजिए, साइड में रख दीजिए और मंडे से हम वापस शुरू करेंगे, दिन में 12 बजे हम मिलेंगे। ओके, और हाँ एक और चीज़ मुझे बताइएगा, आज मैं पोल भी डलवाऊंगी कि डू यू पीपल वांट कि हम डेली द हिंदू इंग्लिश वोकैब सेशंस आपके लिए लेकर के आएँ? पीयूष सर वुड टेक दैट दो सेशंस। अगर आपको चाहिए डेली द हिंदू वोकैब पूरा इंग्लिश सेशन आपके डिस्कस हो जाएं, सारी वोकैब्स आ जाएं उसके अंदर, कॉम्प्रहेंशन वगैरह जो भी कुछ लिया जाता है, इफ़ यू वांट दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम कमिंग वीक से वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? डू लेट मी नो। और जाते जाते एक छोटा सा थॉट आपके लिए, फेथ एंड फियर। फेथ भरोसा, फियर डर, दोनों डिमांड करते हैं कि आप एक ऐसी चीज़ को चुनो, एक ऐसी चीज़ को चूज़ करो जिसको आपने कभी नहीं देखा। फेथ होता है हमें हायर पावर पे, देखा है कभी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, मसीह, किसी को नहीं देखा, किसी एनर्जी को नहीं देखा, लेकिन फेथ होता है कि है कोई ना कोई है जो पीछे खड़ा है। फियर भी ऐसी चीज़ डिमांड करता है, डरो उससे, किससे? जैसे कभी देखा नहीं पर वो एहसास करो कि आप डर रहे हो। तो आप यहाँ फेथ को सक्सेस और फियर को फेलियर भी ले सकते हो। सक्सेस, आने वाली फ्यूचरिस्टिक सक्सेस आपने नहीं देखी, आने वाली फ्यूचरिस्टिक फेलियर भी आपने नहीं देखी, बट आप डर करके कोई चीज़ करना चाहते हो या फेथ रख के कोई चीज़ करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि काम तो हमको करना पड़ेगा, चूज़ तो हमें करना पड़ेगा, ये बात है ना। सो जब भी हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, आप अभी कॉम्पिटिटिव जर्नी में हो, मैं अभी मेरे करियर में हूँ, अपने फैमिली संभाल रही हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग इस मेरे वाली जर्नी पे हो सकते हो। सो जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, वी हैव 2 ऑप्शंस, आइदर वी डू इट विथ कंप्लीट फेथ और वी डू इट विथ फियर। चॉइस इज आवर्स, काम तो करना ही है। फेथ से करेंगे तो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी इंस्टॉल करते चलेंगे कि हमारी काबिलियत में जितना उतना हम करते हैं, बाकी हम फेथ करते हैं कि जो भी होगा इसके बाद नतीजा वो अच्छे के लिए होगा,
पूरी काबिलियत से करने के बाद। दूसरा है कि हम कर तो रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड बहुत डर रहे हैं, तो क्या हम पूरी काबिलियत डाल पाएंगे, क्या हम वो पॉजिटिव एनर्जीज इंस्टिल कर पाएंगे? नहीं। तो फेथ एंड फियर आर लाइक ट्विंस विथ ऑपोजिट कैरेक्टर्स, राइट? दे बोथ आर सिमिलर। ये दोनों चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आइए, और ये दोनों आपको नहीं दिखते, आपको नहीं पता ये होगा या नहीं होगा, पर जब हमें चूज करना ही है, व्हाई नॉट चूज द बेटर, व्हाई नॉट चूज फेथ। मैं ये नहीं कह रही भगवान ही है। फेथ का मतलब हैव दिस पॉजिटिव आउटलुक कि हम जो भी कर रहे हैं पूरी मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से करते चलें, अपनी बेस्ट काबिलियत से करते चलें, और उसके बाद जो भी नतीजा होगा हमें भरोसा है अच्छा ही होगा। सो अगर भरोसा और डर में कभी भी चूज करना हो, भरोसा चुनना चाहिए मेरे ओपिनियन में। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। हैप्पी वीकेंड। मंडे को मिलते हैं। बाय बाय।